हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पिछले चैप्टर में हमने मैटर इन आर सराउंडिंग में मैटर के बारे में समझा था, जिसमें हमने ये देखा था कि मैटर किसे कहा जाता है। हर वो सब्सटेंस जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका अपना कुछ मास होता है, वो किस कैटेगरी में आता है? मैटर की कैटेगरी में आता है। इससे पिछले चैप्टर में एक टर्म जो रह गई थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, टेम्परेचर की यूनिट जो होती है डिग्री फ़ारेनहाइट भी होती है, डिग्री सेल्सियस भी होती है और इसके अलावा केल्विन भी होती है। तो जो ये केल्विन है, ये इसकी बेसिकली ऐसा यूनिट होती है जिसको मैंने पिछले चैप्टर में बताना थोड़ा सा भूल गया था, जिसे हमने यहाँ पे कवर कर लिया। आइए अपने अब इस चैप्टर में पढ़ते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मैटर जो हमारे आसपास होते हैं वह प्योर होते हैं? देखिए, हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर, यह सारे के सारे जो भी सामान हम मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, क्या यह प्योर है? हम इसको कैसे जज करेंगे? देखिए, इनके ऊपर इवन लिखा रहता है प्योर रिटन ऑन द पैक ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स का मतलब जिसे हम कंज्यूम करते हैं, तो उनके ऊपर लिखा होता है। जैसे इस पे लिखा हुआ है प्योर घी, प्योर मिल्क, तो क्या मतलब है इसका प्योर मिल्क का, प्योर घी का? तो इसे समझते हैं। देखिए, कॉमन पर्सन के लिए, यानी हम आम लोगों के लिए, जो प्योर का मतलब है उसका मतलब होता है नो एडल्ट्रेशन, यानी कि कोई मिलावट नहीं है। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? मिलावट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट के लिए इन सारी चीज़ों का मतलब यहाँ पर प्योर नहीं होता है। तो फॉर साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यह सारे के सारे जो सब्सटेंस है वो डिफरेंट सब्सटेंस का मिक्सचर है, इसलिए यह प्योर नहीं है। जैसे कि जो मिल्क है यह मिक्सचर है वाटर, फैट, प्रोटीन, इन सब से मिलकर यह बना हुआ है। इसका मतलब यह हुआ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो प्योर शब्द का मतलब है वो यह है कि इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। इसका मतलब यह हुआ कि थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन उसमें एक ही टाइप का मटेरियल या एक ही टाइप का केमिकल सब्सटेंस वहां पर रहना चाहिए। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। तो कहने का मतलब यह हुआ कि प्योर सब्सटेंस हम उसे कहेंगे जो कि मिला हो, बनकर, जो किससे मिलकर बना हो? एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हो। अ सब्सटेंस इज प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। अब देखते हैं, हम समझते हैं व्हाट इज अ मिक्सचर। अब हम जानते हैं मिक्सचर किसे कहते हैं। तो देखिए, मिक्सचर क्या रहता है? जब एक या एक से अधिक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम मिक्स कर दे तो उससे क्या फॉर्म हो जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ बोला गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, फॉर्मूला NaCl। हम इस फॉर्मूले की बात करेंगे जब हम इस चैप्टर में 3rd और 4th चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। देखिए, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। तो सोडियम क्लोराइड को हम वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? फिजिकल प्रोसेस। नाम क्या होगा? वो इवेपोरेशन के थ्रू। हमने यहाँ पर किसे सेपरेट कर लिया? NaCl को वाटर से सेपरेट हमने यहाँ पर कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें इस NaCl की, अब मान लीजिए कि हमने सॉल्ट, वाटर में से सॉल्ट को अलग कर लिया इवेपोरेशन, तो क्या अब हम इस गिवन सॉल्ट में से क्या सोडियम और क्लोरीन को अलग कर पाएंगे? तो ऐसा हम नहीं कर सकते। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। अब हमें समझना है प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में यह कैसे आ गया। तो देखिए, जब हम NaCl को लेते हैं तो इसका कोई भी पार्टिकल अगर हम यहाँ से उठाएंगे तो ये NaCl से ही मिलकर बना हुआ होगा। एक ही टाइप के कंपाउंड से फॉर्मेशन हो रही होगी, इसलिए यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? ये प्योर फॉर्म कहलाएगी। और इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते। किस मेथड के थ्रू? फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। केमिकली हम NaCl को अलग कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। उसी तरीके से देखिए, शुगर की बात करें तो अगर हम वाटर में शुगर को मिक्सअप कर दें तो तरीका है इसे सेपरेट करने का फिजिकली। लेकिन अगर हम शुगर की बात करें C12H22O11, अगर हम इस शुगर का कोई भी क्रिस्टल को उठाएं तो हर एक क्रिस्टल के अंदर C12H22O11 मौजूद होगा। तो इसका मतलब है यह भी एक तरीके से क्या हो गया? प्योर कंपाउंड रहेगा। सॉफ्ट ड्रिंक सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। तो यह प्योर सब्सटेंस नहीं है, सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है, यानी कि ये बहुत सारे प्योर सब्सटेंस को मिलकर बनाया गया है। तो अब देखिए, देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या हुआ? जिसमें कि एक से अधिक प्योर सब्सटेंस मिलकर बना होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर।
सो देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब देखिए, एक एक्टिविटी परफॉर्म करी जिसमें क्लास के बच्चों को 4 ग्रुप में बांट दिया गया, ए बी सी डी। अब करते क्या है, ग्रुप ए के बच्चे को 50 ml वाटर के साथ में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट पाउडर को दिया गया। देखिए, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O पूरा जो फॉर्मूला है क्रिस्टल के साथ में इस तरीके का रहता है। इसका अपना खुद का कलर होता है ब्लू कलर, क्योंकि इसमें वाटर के क्रिस्टल अटैच्ड रहते हैं। फॉर्मूला कैसे बना इसका हम डिस्कशन लेंगे अगले चैप्टर में। ग्रुप बी के बच्चों को क्या करेगा, 50 ml पानी के साथ में 2 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया गया। ग्रुप सी के बच्चे को डिफरेंट अमाउंट का कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या फिर सोडियम क्लोराइड दे दिया गया और इनको मिक्स करने के लिए कहा। अब होता क्या है, ऑब्जर्वेशन निकल कर आई चारों बच्चों की, तो ए बी। तो यहाँ पर क्या हुआ, थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन एक जैसा मिक्सचर टेक्सचर रहा, यानी कि ब्लू कलर जो है पूरे सोल्यूशन का एक ही रहा, जबकि इसके जो सोल्यूशन है वो भी सेम रहा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कलर शो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 चम्मच लिए थे और यहाँ पर 1 ही चम्मच कॉपर सल्फेट मिक्स किया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन आई वह कैसी आई, यूनिफॉर्म आई थ्रू आउट दी सोल्यूशन। तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और सोल्यूशन। होमोजीनियस क्यों, क्योंकि यहाँ पर थ्रू आउट दी कॉम्पोजिशन एक जैसा ही रह रहा है, एक जैसा कलर शो कर रहा है। कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, वाटर में सॉल्ट का मिक्स होना, शुगर का वाटर में मिक्स होना। जब हम चीनी को पानी में घोल देते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमें ऊपर की शुरुआत में पीने में ज़्यादा मीठा लगे, फिर कम या फिर ज़्यादा। थ्रू आउट दी कॉम्पोजिशन एक ही जैसा मिक्सचर रहता है। लेकिन देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर अलग अलग इंटेंसिटी यहाँ पर शो होगी ए और बी के बीच में, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो मिक्सचर लिया था वो वेरिएबल कॉम्पोजिशन का लिया था। कैसे, एक बार में हमने 1 चम्मच डाला, दूसरे में 2 चम्मच डाला, लेकिन थ्रू आउट दी सोल्यूशन एक जैसा यहाँ पर कॉम्पोजिशन रहा, जिस वजह से हमने इसे क्या नाम दिया, होमोजीनियस मिक्सचर। जबकि ग्रुप सी और डी की बात करें तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बनेगा, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम यहाँ पर सोल्यूशन शो हो रहा होगा। सो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, नमक को आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है कि लोहे का बुरादा के साथ में मिक्स कर दे, तो देखिए ये अलग ही अलग रहेगा, कहीं पर ज़्यादा हो सकता है बुरादा, कहीं पर कम रह सकता है। ऑयल एंड वाटर की बात करें, ये क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जब हम ऑयल और वाटर की बात करते हैं तो ऑयल ऊपर तैरता है, वाटर नीचे रह जाता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डेंसिटीज। तो यहाँ पर मिक्स नहीं हो पाता, इसी वजह से इसे बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए, यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक और एक्टिविटी करेगी जिसमें अगेन बच्चों को 4 पार्ट्स में बांट दिया गया, 4 ग्रुप में ए बी सी डी। अब करा क्या गया, पहले ग्रुप के बच्चे को कुछ क्रिस्टल दिए गए कॉपर सल्फेट के, दूसरे बच्चे को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया गया, तीसरे वाले बच्चे को चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर यानी आटा दिया गया, और फोर्थ वाले बच्चे को थोड़े दूध की ड्रॉप्स या इंक की ड्रॉप को दिया गया, मिक्स करने के लिए बोला गया। अब यहाँ पे समझना है हमें इस टॉपिक को। Direct a beam of light from a torch through the beaker containing the mixture and observe from the front was the path of the beam light of visible। तो यहाँ पर कहा गया कि जब हमने इस चारों को मिला लिया, अब इसके बाद में इसमें से लाइट को पास किया गया। जब यहाँ से लाइट को पास करेंगे तो देखिए लाइट कुछ इस तरीके से जाएगी, इन सभी के सभी ग्लासेस में पास होगी। अलग अलग लिया गया, यानी कि इसे अलग ले लिया, इसे अलग ले लिया। अब इसमें से लाइट पास करेंगे, थर्ड वाले में से लाइट को पास करा, फोर्थ वाले में से लाइट को पास करा। तो यहाँ पर ये कहता है कि जब हमने सामने से देखा तो क्या जो पाथ था वह इसमें से पास होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है या नहीं। इसके बाद में बोला गया लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड। उसके बाद कहा गया कि अब इस मिक्सचर को अनडिस्टर्ब यानी कि ऐसे ही छोड़ दीजिए थोड़े टाइम के लिए। इज द मिक्सचर स्टेबल, तो क्या जो मिक्सचर है वह स्टेबल हो गया है या वो नीचे बैठ गया है। फिल्टर द मिक्सचर, उसके बाद कहा गया इस मिक्सचर को फिल्टर कर लीजिए। अब बताइए रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या निकल कर आया, ए और बी सोल्यूशन हुए, सी जो है वह सस्पेंशन हुआ, और जो डी जो हमने लिया था मिल्क या इंक वो कैसा सोल्यूशन आया, वो कोलॉइडल सोल्यूशन आया। अब हम इस बात को समझते हैं। सो देखिए बेसिकली हमने फिल्टर पेपर से इसे फिल्टर किया और उसके बाद में टेस्ट ट्यूब से यहाँ से पास आउट करके देखा। सो अब हमें यहाँ पे समझना है 3 टाइप के सोल्यूशन यहाँ पे निकल कर आए, मिक्सचर, सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल। अब हम इन तीनों के बारे में एक एक करके समझते हैं कि किसे हम सोल्यूशन बोलेंगे, किसे सस्पेंशन और किसे कोलॉइडल, और ये डायरेक्ट पाथ बीम लाइट का क्या यहाँ पर लॉजिक है। सो देखिए बेसिकली सोल्यूशन किसे कहते हैं। सोल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस का मतलब एक जैसी कॉम्पोजिशन ऑफ 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का। जैसे कि यहाँ पर बात करें तो कॉपर सल्फेट और वाटर मिक्स थे,
अब इनका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट दी सोल्यूशन एक जैसी थी, तो इसलिए क्या कहलाएंगे, सोल्यूशन कहलाएंगे। जैसे कि लेमोनेड, सोडा वाटर, ये सोल्यूशन के एग्जाम्पल है। We think of a solution as a liquid that either contain either a solid, liquid और gas dissolved in it। तो ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन में सॉलिड को लिक्विड में मिलाना, ऐसा नहीं, किसी भी दो सब्सटेंस का आपस में मिक्सअप होना, अगर वो होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं तो हम उसे सॉल्यूशन कहेंगे। सो देखिए, बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन एलॉय एंड गैसेस सॉल्यूशन एयर। तो एयर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है सेवरल गैसेस का। देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन मौजूद है, 78 के करीब नाइट्रोजन मौजूद है, बाकी अदर गैसेस हो जाती है जिसमें कि 0.03% कार्बन की भी कंसंट्रेशन रहती है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे रूम में यहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाए यहाँ कम रहे, ऐसा नहीं होता। थ्रू आउट दी एयर में एक ही जैसी कॉम्पोजिशन रहती है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, सोल्यूशन का। एलॉय की बात हम करेंगे जब हम यहाँ पर आएंगे। इसके बाद देखिए, लेमन टेस्ट द सेम थ्रू आउट। तो इसे क्या बताता है कि यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर है। अब एलॉय की बात करते हैं। देखिए एलॉय क्या होता है, एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल और नॉन मेटल, यानी कि दो मेटल से मिलकर बनने वाली सब्सटेंस को हम एलॉय बोलेंगे। जब यहाँ पर कॉम्पोजिशन फिक्स ली जाएगी, मेटल और नॉन मेटल को लेकर भी अगर हम यहाँ पर इसे भी एलॉय का नाम दे देंगे, जब यहाँ पर कैसा हो, होमोजेनियस मिक्सचर बन रहा हो। और इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड के थ्रू, बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। इसे मिक्सचर क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट हैज शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। यानी कि ब्रास जो है, जैसे कि अगर हम ब्रास की बात करें तो 30% जिंक है, 70% कॉपर है। टिन की बात करें तो इसमें लेड होता है, और सोल्डर की बात करें तो सोल्डर भी एक एलॉय है, लेड और टिन का, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एलॉय हैं जिसको कि हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो देखिए एलॉय क्या हो जाता है, बेसिकली ऐसे मेटल्स को हमें वो प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है मेटल्स की जिसकी वजह से उसमें चेंजेस आ जाए। जैसे कि अगर हम बात करें तो देखिए लोहे पे जंग लग जाती है, लेकिन अगर हम इसमें कुछ % कार्बन की मिला दें तो ये फॉर्म कर लेता है स्टील। तो स्टील क्या हो गया, इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो परसेंटेज पर भी डिपेंड क्या करता है, अगर हमने कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा कर दी तो स्टील से बदल जाता है कास्ट आयरन में। तो इसका मतलब यह हुआ यहाँ से कि एलॉय में जो परसेंटेज कंसंट्रेशन है वो अलग अलग भी हो सकती है, यानी वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो सकती है, जैसा कि यहाँ बताया गया। तो ब्रास क्या है, यह मिक्सचर है, 30% जिंक और 70% कॉपर। हमें यह एलॉय बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को बदल सकें और अपने फेवर में उनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकें, जिससे कि हमें ज़्यादा फायदा हो सके। अब आगे हम देखते हैं, सॉल्यूशन की बात चल रही थी। तो देखिए सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझते हैं। देखिए द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, जो कि हम ऐसे जनरली समझ सकते हैं, जो लार्जर क्वांटिटी में होता है उसे हम सॉल्वेंट बोल देते हैं, और जो लेसर क्वांटिटी में होता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए चीनी और पानी, इसको अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो इनके मिक्सचर में वाटर अगर क्वांटिटी में ज़्यादा है तो ये हो जाएगा हमारे लिए सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा हमारे लिए सॉल्यूट। यानी कि सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, जिसके अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस को मिक्स किया जा रहा है वो हो जाएगा सॉल्यूट, और जिसमें मिक्स होगा वो हो जाएगा सॉल्वेंट। तो एग्जाम्पल की बात करें तो हमने यहाँ पर देखिए शुगर सोल्यूशन हमने समझ लिया। देखिए आयोडीन अगर हम अल्कोहल में मिलाते हैं तो वो क्या बनाता है, उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो इसमें आयोडीन क्या है, सॉल्यूट है, और अल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट है। एरेटेड ड्रिंक यानी कि जो हम यहाँ पर कंज्यूम करते हैं जैसे कि सोडा वाटर, इसमें भी क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स किया जाता है वाटर के अंदर। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेस क्वांटिटी में, दैट्स वाई इट इज नोन एज सॉल्यूट, एंड वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में, दैट्स वाई यह क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। एयर की हमने बात करी थी, जो कि होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके अलावा बाकी सारी गैसेस थोड़ी स्मॉल क्वांटिटीज में मौजूद रहती हैं। तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन के बारे में समझ में आया। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला तो ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इसके पार्टिकल्स का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इतना छोटा कि इसे नैनोमीटर में हम डिनोट करते हैं। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। जैसे मिलीमीटर सेंटीमीटर हम समझते हैं, ऐसे ही आगे चल के एक क्वांटिटी होती है जिसका नाम होता है नैनोमीटर। एक और क्वांटिटी होती है माइक्रोमीटर।
तो जो इसका साइज है पार्टिकल्स का, डायमीटर में बात करें तो इतना छोटा इसका साइज रहता है जिसे हम अपने सिंपल आंखों से नहीं देख सकते। और जो हमने अभी बात करी थी बीम ऑफ लाइट की, तो देखिए स्मॉल पार्टिकल साइज की वजह से यह स्कैटर नहीं करता बीम ऑफ लाइट को जो कि इसमें से पास होती है, जिसकी वजह से पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं हो पाता है। इसे एक डायग्राम की मदद से हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये ट्रू सोल्यूशन है, यहाँ पर किसको लिया गया है, यहाँ पर ट्रू सोल्यूशन को लिया गया है। जैसे कि यहाँ पर लिया है कॉपर सल्फेट। तो इनके पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि जब इस पर लाइट पड़ेगी तो ये लाइट को स्कैटर नहीं होने देगी, फैलने नहीं देगा और यहाँ से पाथ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, जबकि इस केस में पाथ दिखाई दे रहा है। तो हमें अभी समझना है सोल्यूशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, पाथ विजिबल नहीं होता जब हम यहाँ से फ्रंट से देखेंगे। अब देखिए जो सल्यूट के पार्टिकल हैं वह फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी सेपरेट नहीं होंगे क्योंकि पार्टिकल का साइज किस में, नैनोमीटर में है। और दूसरा, अगर हम इसके शुगर सोल्यूशन को ऐसे अनडिस्टर्ब छोड़ दे तो ऐसा भी नहीं होगा कि शुगर के पार्टिकल नीचे जाकर बैठ जाएंगे, ऐसा भी इसमें नहीं होगा। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन की। तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को बताने के लिए यहाँ पर दो टर्म दी गई, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। देखिए कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कितनी मात्रा उसमें हमने सॉल्यूट की मिलाई है सॉल्वेंट में। तो देखिए कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी। यदि मात्रा कम है तो वह डाइल्यूट कहलाएगा और यदि मात्रा ज़्यादा है तो वह कंसंट्रेटेड कहलाएगा। तो यहाँ से दो टर्म हमारे पास में निकल के आई, डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर एक्टिविटी को करके दिखाया गया है। तो हमें यहाँ पर जो पढ़ना है वह पढ़ना है इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो बेसिकली देखिए एक टर्म से पहले इसे समझते हैं। हमने यहाँ पर मिल्क लिया और मिल्क में हमने क्या ऐड करना चाहिए, शुगर को ऐड करने की बात करते हैं। तो हमने इसमें मिल्क में कुछ अमाउंट शुगर ऐड कर दी। मान लेते हैं कि हमारे पास में 500 ml मिल्क था और इसमें हमने 20 ग्राम शुगर को ऐड किया, तो आराम से मिक्स हो गई। इसके बाद में हमने और शुगर को मिक्स करने की कोशिश करी, फिर से मिक्स हो गई। 60 जब हमने करा तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ये बिल्कुल मिक्स हो गई, यानी कि अब जो इनके बीच का जो गैप था मिल्क के बीच के पार्टिकल्स का, वो शुगर से पूरी तरह से भर गया। अब अगर हम इसमें और ज़्यादा शुगर ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वह इसमें मिक्सअप नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टेज ऐसी आती है जब इसमें और ज़्यादा हम शुगर को ऐड नहीं कर सकते, यानी कि सॉल्यूट को और ज़्यादा ऐड नहीं किया जा सकता। लेकिन कब, एट सेम टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं करना है। मतलब ये, अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल दूर दूर भागेंगे, तो फिर से गैप बन जाएगा, तो और ज़्यादा शुगर इसमें डिजॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सोल्यूशन के अंदर जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है उसी टाइम पर हम उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि सोल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। अब ये और ज़्यादा सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व नहीं कर सकता। कब, एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए, तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन। और उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में सॉल्यूट कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, यानी कि जब सोल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, तो अब सॉल्यूट कितना है, 60 ग्राम। तो यही इसकी क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी हो जाती है। लेकिन कब, एट दिस टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज हम नहीं करेंगे तब। सो बेसिकली यहाँ से हमें समझ में आया कि सैचुरेटेड सोल्यूशन किसे कहते हैं। लेकिन अगर ये 20 ग्राम था या 40 ग्राम था तो इसमें और चीनी मिक्स होने की संभावना थी, तो इस टाइम पर ये सोल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अब हम यहाँ से समझ में आ गया सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, कि कितने अमाउंट का सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया है सैचुरेटेड सोल्यूशन में एट गिवन टेम्परेचर, उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे। यानी शुगर की सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, 60 ग्राम इन 500 ml, यह इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है एट गिवन टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर बता देंगे कि 70 डिग्री सेल्सियस पे या 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस तरीके से हमें इसकी सॉल्युबिलिटी बतानी होती है। अब देखिए दो यहाँ पर फॉर्मूले से हमें बताना है, मास बाय मास परसेंट ऑफ अ सोल्यूशन, कि सोल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन है, इसे बताने के लिए यहाँ पर मेथड्स दिए गए हैं। 3 मेथड का जिक्र है। तो हमें इसमें करना क्या होता है, ऊपर सॉल्यूट होता है, नीचे सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम की बात करें तो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम की बात करें तो दोनों ही वॉल्यूम में रहेंगे, लेकिन ऊपर सॉल्यूट और नीचे सोल्यूशन। तो हमें ध्यान क्या रखना है, सॉल्यूट हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा और नीचे डिनोमिनेटर में सोल्यूशन आएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट जो है वो 320 ग्राम ऑफ वाटर में मिक्स हो गया है। तो हमें बताना है मास बाय मास परसेंट। तो देखिए इसमें 40 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट कितना है, 320 ग्राम। लेकिन हमें अपॉन में क्या क्वांटिटी रखनी होती है, सोल्यूशन को रखना
रहता है, तो हमें इन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए 40/360 और इसे सॉल्व करेंगे आएगा 11.1%। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन की। तो देखिए यहाँ एक्टिविटी परफॉर्म करी गई थी जिसमें कि फर्स्ट वाले केस में सेकंड वाले केस में जो बनकर आया वो क्या आया, सोल्यूशन आया। थर्ड जो केस लिया था उसमें चॉक पाउडर था, तो यही चॉक पाउडर बेसिकली सस्पेंशन का एग्जांपल है। सो नॉन होमोजीनियस सिस्टम जो कि एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप सी में जो मिला था सब्सटेंस वो क्या होगा सस्पेंशन की कैटेगरी में आएगा। यानी कि इसमें हमने क्या करा था, चॉक पाउडर को मिक्स किया गया था वाटर के साथ, तो सॉलिड को डिस्पर्स्ड करा गया लिक्विड में। तो सस्पेंशन बेसिकली क्या होता है, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पूरी तरीके से थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन एक जैसी चॉक पानी में नहीं घुली होती है, जिसमें कि सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं पूरी तरीके से और रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, और इसी तरीके से पूरे के पूरे सोल्यूशन में नजर आते हैं। हमें इनके पार्टिकल्स आसानी से हम सिंपल आंखों से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हम शुगर को मिक्स कर दें वाटर में तो उसके बाद में मिक्सअप करने के बाद में शुगर हमें वाटर में नजर नहीं आती है। तो जैसे सोल्यूशन की हमारे लिए प्रॉपर्टी थी वैसी सस्पेंशन की है। सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसे हम सिंपल आई से देख सकते हैं। स्कैटर और बीम ऑफ लाइट, तो देखिए इनके पार्टिकल का साइज कंपैरिजन टू सोल्यूशन बड़ा होता है, और जब पार्टिकल का साइज बड़ा है लाइट इससे टकराएगी तो स्कैटर्ड होगी, इसलिए यहाँ पे पाथ ऑफ लाइट विजिबल होती है। सोल्यूट पार्टिकल अगर हम इसे छोड़ देंगे तो थोड़े टाइम के बाद में चॉक पाउडर नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पार्टिकल पूरी तरीके से मिक्सअप नहीं थे और अनस्टेबल थे, और जब हम फिल्टर करेंगे तो ये फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट हो जाएंगे। इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन। अगर पार्टिकल सेटल डाउन हो गए हैं तो सस्पेंशन खत्म हो गया, क्योंकि पार्टिकल अब नीचे आ गए। अब हम इसमें लाइट को पास करेंगे तो यहाँ पे अब पाथ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पार्टिकल कहाँ आ गए, अब नीचे आ गए। तो सेकंड जो हमने समझा वो क्या समझा, सोल्यूशन के बाद सस्पेंशन। अब बात करते हैं कॉलोइडल की। देखिए ग्रुप डी में मिल्क या इंक को लिया गया था, वह कैसा सोल्यूशन है, कॉलोइडल। अब कॉलोइडल क्या होता है, देखिए द पार्टिकल ऑफ अ कॉलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर कॉलोइडल के पार्टिकल थ्रू आउटली मिक्स रहते हैं, जैसे कि सोल्यूशन में। सोल्यूशन और सस्पेंशन दिया जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं, इसे लेफ्ट कर दीजिए, ऐसे ही जो बैठ जाएगा वो सस्पेंशन, जो रह गया वो सोल्यूशन। लेकिन जब हम सॉल्यूशन और कॉलोइडल की बात करते हैं तो देखिए होता क्या है, जब हम मिल्क की बात करें तो मिल्क कॉलोइडल है, यानी कि ट्रू सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जब हम इसे मिल्क को देखते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर ज़्यादा गाढ़ा कहीं पर कम हमें दिखाई देता है, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब यह हुआ इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, सोल्यूशन से मैच कर रही है। तो कैसे हम डिफर कर पाएंगे कॉलोइडल को सोल्यूशन से, तो ड्यू टू द रिलेटिव स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल, इनका साइज इतना छोटा होता है कि यह सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में इसका साइज आता है। बट एक्चुअली कॉलोइडल क्या है, दिखता ये हमें सोल्यूशन की तरह है, लेकिन एक्चुअल में ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहता है। यानी कि दिख रहा है ये होमोजीनियस, यानी मिल्क दिखता कैसा, होमोजीनियस, लेकिन होता क्या है बेसिकली, हेट्रोजीनियस। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके कॉलोइडल का साइज कम होता है। हम इसको सिंपल आंखों से नहीं देख सकते इनके पार्टिकल्स को। हम इसको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम बीम ऑफ लाइट से। जो पाथ विजिबल होता है इस लाइट का, इसे एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है टिंडल इफेक्ट। तो जो स्कैटरिंग होती है बीम ऑफ लाइट की उसे क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। और ये किसके नाम पर दिया गया है, इनके साइंटिस्ट के नेम पर इसके नाम को दे दिया गया टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट कब ऑब्जर्व होता है, देखिए सपोज कर लीजिए एक हमारा रूम है और रूम में से एक छोटा सा हम यहाँ पे छेद कर देते हैं, इसके बाद में यहाँ से लाइट पास होती है तो इसके अंदर हमें मूवमेंट होती हुई नजर आ रही होती है पार्टिकल्स की। तो ये बेसिकली किसको शो कर रहा होता है, टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ जो डस्ट के पार्टिकल है वह लाइट को स्कैटर कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी सोल्यूशन में, तो देखिए सोल्यूशन में पाथ विजिबल नहीं था, लेकिन कॉलोइडल में इसके पार्टिकल का साइज सोल्यूशन से कंपेयर करें तो ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ स्कैटरिंग होगी और इसलिए पाथ हमें नज़र आएगा। तो हम सोल्यूशन और कॉलोइडल को कैसे डिफर कर सकते हैं, बाय यूजिंग टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ से हमें समझ में आया, देखिए टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। जब डेंस फॉरेस्ट यानी कि बहुत ही घना फॉरेस्ट होता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं से एक पैसेज बन जाता है, जिसकी वजह से लाइट कुछ इस तरीके से बिखरती है। तो ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं जिससे कि स्कैटर्ड हो जाती है लाइट, और इस तरीके से हमें यहाँ पर भी टिंडल इफेक्ट दिखता है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉलोइड, जैसे कि हमने सोल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ी, सस्पेंशन की पढ़ी, उसी तरीके से कॉलोइडल की भी प्रॉपर्टी है। कॉलोइडल क्या है बेसिकली, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दिखता भले ही होमोजीनियस की तरह, लेकिन एक्चुअली ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस रहता है।
हमने कैसे इसे पहचाना? बाय यूजिंग द इफेक्ट टिंडल इफेक्ट। साइज होता है पार्टिकल्स का इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आई, इतना छोटा होता है कि आंखों से दिखाई नहीं देता है सिंपली। कॉलोइडल आर बिग इनफ टू स्कैटर, लेकिन कॉलोइडल के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं, सॉल्यूशन से भले ही छोटे हो लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं, सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, कि वह स्कैटर कर सकते हैं बीम ऑफ लाइट को, जिसकी वजह से वहां पर पाथ विजिबल हो जाता है। लेकिन कॉलोइडल में एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जैसे कि सॉल्यूशन रहता है वैसे ही कॉलोइडल भी शो ऑफ करता है प्रॉपर्टी, यानी कि ना तो सॉल्यूशन में पार्टिकल सेटल डाउन होते, ना ही कॉलोइडल में यहाँ पर सेटल डाउन होते हैं। तो ये हो जाते हैं कुछ कॉलोइडल। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, और ये नहीं हम सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या टेक्निक यूज करनी पड़ती है? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करना पड़ता है। हम समझेंगे किस तरीके से हम सेपरेशन करते हैं। तो देखिए, जैसे हमने सॉल्यूशन में पढ़ा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट पढ़ा और सॉल्वेंट पढ़ा, ठीक उसी तरीके से कॉलोइडल में भी दो अलग अलग नाम दिए गए, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट, जैसे कि हमने यहाँ पर जो सॉल्यूट बोला था वही चीज यहाँ पर क्या बन जाएगी? डिस्पर्स्ड फेज का नाम हम इसे देंगे। और जो सब्सटेंस हमारा सॉल्वेंट था सॉल्यूशन के केस में, वो यहाँ पर क्या बन जाएगा? डिस्पर्जन मीडियम बन जाएगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा? डिस्पर्सिंग मीडियम बन जाएगा। तो कॉलोइडल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। अब कॉलोइडल को भी अलग अलग टाइप से क्लासिफाई किया गया है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, जब लिक्विड मिक्स हो जाएगा गैस में तो क्या नाम देते हैं? हम एरिसोल बोलते हैं। इसमें लिक्विड जब मिक्स रहता है तो हम क्या नाम देते हैं? इमल्सन नाम देते हैं। तो देखिए, मिल्क क्या है? एक तरीके से कॉलोइडल का एग्जाम्पल है। दिखता भले ये होमोजीनियस है, सेटल डाउन भी नहीं होता, लेकिन एक्चुअली ये क्या है? कॉलोइडल की कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं हम सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। अब तक हमने यहाँ पर पढ़ा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस आर नॉट केमिकली प्योर। हम जानते हैं कि अधिकतर जो नेचुरल सब्सटेंस वो प्योर नहीं होते, उन्हें सेपरेट करने के लिए कोई ना कोई तरीका रहता है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? हैंड पिकिंग से, सीविंग से, फिल्ट्रेशन से। हैंड पिकिंग क्या? जैसे कि चावल में अगर हमारे कंकड़ होते हैं तो हम हैंड से पिक करके उसे हटा देते हैं। सीविंग छानकर उसे साफ कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन, उसे हम एक कॉटन के फिल्टर पेपर से पास कराकर इसे फिल्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है कुछ ऐसी टेक्निक जिसके बेसिस पर हम चीज़ों को सेपरेट कर रहे होते हैं। तो देखिए, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, यानी कि ब्लू ब्लैक इंक के अंदर के जितने भी कंपोनेंट थे उसे हम कैसे सेपरेट करें। तो देखिए, एक्टिविटी क्या कहती है कि हमें पानी हाफ अ बीकर विद वाटर लेना है। इसके बाद में पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, इसके ऊपर गिलास को रखना है और इसमें क्या डाल देना है? फ्यू ड्रॉप्स इंक की डाल देनी है। डायरेक्ट हीटिंग नहीं करनी है, इनडायरेक्ट हीटिंग हम यहाँ पर करेंगे। यू विल सी, अब यहाँ पर क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होगा तो पानी इवेपोरेट होगा तो किससे पास होता हुआ जाएगा? हमारा इंक से भी पास होता जाएगा। कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन, स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। अब हमें इसमें क्या मिलेगा और क्या हमें यहाँ से देखने को मिलेगा? वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर। तो इंक क्या है? एक तरीके का मिक्सचर है ऑफ अ डाई इन वाटर, वाटर के अंदर। तो होता क्या है बेसिकली, इंक के अंदर के जो वोलेटाइल सब्सटेंस होंगे, यानी कि जो उड़ने वाले सब्सटेंस होंगे वो यहाँ से उड़ जाएंगे, और जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होंगे वो यहाँ पर बचे रह जाएंगे। तो हमने कौन सी टेक्निक यूज करी? यहाँ पर इवेपोरेशन टेक्निक का यूज करा, और यहाँ से जो हमारे अलग अलग इसके अंदर सब्सटेंस थे, यानी कि जो कंपोनेंट थे, उसे हमने यहाँ से सेपरेट कर लिया। तो इवेपोरेशन में जो वोलेटाइल सब्सटेंस होंगे वो गायब हो जाएंगे और नॉन वोलेटाइल बचे रहेंगे। अब बात करते हैं हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, जो हमने अभी बात करी थी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक की, क्योंकि मिल्क क्या है? कॉलोइडल है, जो कि हमने अभी पढ़ा है। कॉलोइडल की सेपरेशन की टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए, नाउअडेज आज के टाइम में क्या करा जाता है? फुल क्रीम, टोन्ड और डबल टोन्ड वैरायटी आती है दूध की मार्केट में, हमें पता है। यह वैरायटी कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट। तो बेसिकली ये क्या होता है? इसके अंदर फैट की जो क्वांटिटी होती है वो अलग अलग रहती है। तो हमें क्या करना है? फुल क्रीम मिल्क को लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद सेंट्रीफ्यूग इट। सेंट्रीफ्यूग का मतलब होता है इसे चर्न किया जाता है, यानी इसे घुमाया जाता है यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। यानी कि ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे वॉशिंग मशीन की हमारा ड्रायर रहता है। ड्रायर में क्या करते हैं? हम कपड़े डालते हैं और वो तेजी से रोटेट करती है, जिसकी वजह से उसमें पानी सेपरेट हो जाता है। तो यह भी किसका एग्जाम्पल हुआ? सेंट्रीफ्यूगेशन का एग्जाम्पल हो गया। अगर मशीन अवेलेबल नहीं है स्कूल में, तो यह एक्टिविटी किसके थ्रू करी जाती है? मिल्क चर्नर के थ्रू, यानी कि जैसे कि इसे
जो हम दही को फेंटने का काम करते हैं वैसे ही हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाय, तो वहाँ पर जाइए और इस तरीके से हम कैसे क्रीम को मिल्क से सेपरेट कर रहे हैं इसे वहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, इसमें जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं और स्मॉलर पार्टिकल का साइज होता है, जिस बेसिस पर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो जाता है और यहाँ पे सेपरेशन हो जाता है। तो फुल क्रीम अलग हो जाएगी किससे, मिल्क से क्या अलग हो जाएगा, फुल क्रीम, यानी फुल क्रीम मीन्स यानी कि फैट वहाँ से अलग हो जाएगा। So sometimes the solid particle in a liquid are very small and pass through the filter paper। तो वो किससे पास हो जाते हैं, फिल्टर पेपर से कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो पास हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पर फिल्ट्रेशन टेक्निक का हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उस मिक्सचर को कैसे सेपरेट करा जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट किया जाता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, तो प्रिंसिपल यह है, डेंसर पार्टिकल यानी कि जो हैवी पार्टिकल समझ सकते हैं तो आर फोर्स टू दी बॉटम, तो वो बॉटम की तरफ रहेंगे। जो लाइटर पार्टिकल है वह स्टे एट दी टॉप, तो वो कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे जब हम उसे तेजी से रोटेट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने समझा वॉशिंग मशीन के केस में जो वाटर के पार्टिकल थे ड्रॉपलेट वो बाहर की तरफ हो जाती है और कपड़े हमारे अलग यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं और सूख जाते हैं। एप्लीकेशन क्या है, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट को डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है। इस टेक्निक को डेयरी में और होम में भी बटर को सेपरेट करने के लिए यूज़ करी जाती है। और वॉशिंग मशीन का एग्जांपल से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं कैसे गीले कपड़े सूख जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे सेपरेट करें मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल का मतलब होता है जो दो मिक्सचर आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, केरोसिन ऑयल और वाटर को एक फनल में डालना है। क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है तो जो हाई डेंसिटी वाला मटेरियल है वो नीचे रहेगा, लेस डेंसिटी वाला ऊपर रह जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, अब हमें इसमें क्या करना है, स्टॉप कॉक यूज़ करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने यहाँ पर नीचे एक बीकर लगा दिया। स्टॉप कॉक को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो वाटर इसमें यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वाटर पूरा यहाँ पर आ जाएगा, हम इसे क्लोज कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, केरोसिन ऑयल बचेगा। यानी कि सिंपल फिल्ट्रेशन की तरह से यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो एप्लीकेशन क्या हुई, मिक्सचर ऑफ ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करना। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, तो देखिए ओर और मिनरल्स के बारे में हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। बेसिकली इतना समझ लीजिए ओर क्या होता है, जहाँ से कि हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसे हम ओर कहते हैं। तो जैसे कि आयरन का ओर क्या है, हेमेटाइट ओर होता है, मैग्नेटाइट ओर होता है। तो ये क्या होते हैं, आयरन के ओर होते हैं। So the lighter slag is removed from the top by the method to leave the molten iron at the bottom of the furnace। तो देखिए हमें इसे कपोला, एक फर्नेस होता है कपोला फर्नेस, तो एक तरीके की भट्टी होती है जिसमें कि हम इसमें आयरन को हम सेपरेट कर रहे होते हैं, यानी कि आयरन की हम क्या कर रहे थे, एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो गंदगी रहती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है और जो यहाँ पर नीचे की तरफ रहता है वो मोल्टन आयरन रह जाता है। इसे हम यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। तो इसमें भी हमने क्या मेथड यूज़ करा, इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए ही यह मेथड यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। तो देखिए कैम्फर के बारे में हमने समझा था कि कैम्फर क्या होता है, ये सबलाइम कर जाता है, यानी कि यह सब्लिमेशन रिएक्शन को शो करता है। यानी कि सॉलिड स्टेट से सीधे किस में चला जाएगा, गैसेस स्टेट में चला जाएगा, या फिर गैसेस से किस में जाएगा, आएगा सॉलिड में आ जाएगा ऑन हीटिंग। सो कैम्फर क्या है, सॉलिड से गैसेस स्टेट में चला जाता है हीट करने पर। तो ऐसे मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं किस टेक्निक के थ्रू, ऐसी टेक्निक के थ्रू जिसमें कि एक कंपोनेंट तो सबलाइम हो जाए और दूसरा कंपोनेंट सबलाइम वाला ना हो। तो इसमें हम इसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, यानी सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पे इसे सेपरेट कर लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या करा गया, इन दोनों के मिक्सचर को लिया गया, इन्वर्टर फनल को इन्वर्ट करके रख दिया गया और कॉटन प्लग यहाँ पे लगा दिया। अब क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे हीट देंगे तो यहाँ से कैम्फर इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देगा और वह वेपराइज फॉर्म में पहुँचेगा। उसके बाद में जब वो यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर एज कम्पेयर टू नीचे की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, ऊपर टेम्परेचर कम है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो ये यहाँ पर जाकर स्टिक होना स्टार्ट कर देगा, यानी कि ये वॉल पर डिपॉजिट हो जाएगा और उसके बाद हम फनल को सीधा करके इसमें से हम कैम्फर को अलग कर लेंगे। यानी कि इस टेक्निक से हमने सॉल्ट और कैम्फर को अलग कर लिया। अब बात करते हैं इज द डाई इन ब्लैक इंक या सिंगल कलर। यहाँ पर बात करता है कि हमने ब्लैक इंक के अंदर अब हम किसको सेपरेट कर रहे हैं, कलर को सेपरेट करने की बात कर रहे हैं। अब बेसिकली इसमें क्या प्रोसेस यूज करते हैं, तो देखिए एक थिन स्ट्रिप लेते हैं फिल्टर पेपर की और उस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं पेंसिल से।
कितने पे, 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज, यानी कि लोअर एज से 3 सेंटीमीटर ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक दैट इज फ्रॉम अ स्केच पेन और फाउंडेशन पेन एट द सेंटर ऑफ द लाइन। अब इस लाइन पर हमने यहाँ पर इंक को डाल दिया। अब क्या करेंगे, अब इसे ड्राई करते हैं। लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार। अब इस फिल्टर पेपर को पानी में डालेंगे, लेकिन इसे इस तरीके से डालेंगे कि इसमें जो इंक की ड्रॉप थी वह ऊपर ही रह जाए, यानी कि वाटर लेवल से ऊपर वह रहे। अब हम क्या देखेंगे, फिल्टर पेपर जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा। अब जब फिल्टर पेपर वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो देखिए यहाँ पर ये इंक थी। अब इंक के अंदर मान लेते हैं कि 3 कलर हैं A B C। तो इन तीनों कलरों की अपनी अपनी सॉल्युबिलिटी होगी वाटर के साथ में। तो जैसे ही पानी यहाँ पर पहुंचेगा तो मान लेते हैं कि A कलर पहले घुल जाएगा वाटर के साथ, तो A कलर पहले ही घुलता चला जाएगा और वह ऊपर ऊपर आते आते यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब मान लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी A के बाद में B की आती है, तो वाटर के साथ B कंपोनेंट अलग सेपरेट हो जाएगा और C कंपोनेंट अलग सेपरेट हो जाएगा। इस तरीके से डाई सेपरेट हो जाएगी बाय यूजिंग, कौन सी टेक्निक हमने यूज करी, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी यानी कि कलर से रिलेटेड है। तो बेसिकली होता क्या है, द इंक डेट वी यूज हैज वाटर एज ए सॉल्वेंट। तो वाटर में क्या हो जाएगा, यह सॉल्वेंट का काम करेगा और डाई इज सॉल्युबल इन इट। जैसे फिल्टर पेपर में पानी चढ़ेगा तो डाई के पार्टिकल भी उसके साथ में मिक्सअप होंगे। अब डाई इज अ मिक्सचर, तो डाई क्या है, मिक्सचर है 2 और 2 से अधिक कलर की। तो जो कलर पानी में ज़्यादा जल्दी घुलेगा या ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो तेजी से ऊपर हो जाएगा और एज कम्पेयर टू अदर कलर्स। तो इस तरीके से जो कलर है वो सेपरेट हो जाएंगे। इस टेक्निक को यानी कि इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। इस टेक्निक को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि क्रोमा मीन्स कलर से रिलेटेड है। यह टेक्निक वाज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर, इस वजह से इसका नाम यही दिया गया। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी न्यूअर टेक्निक, अब यहाँ पर और टेक्निक आ रही है क्रोमेटोग्राफी की, जिसे हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, कलर इन अ डाई, डाई में से कैसे कलर को सेपरेट करना है। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, तो देखिए जैसे कि हमें पता है क्लोरोफिल एक तरह का ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं। तो नेचुरल कलर से भी पिगमेंट्स को कैसे अलग किया जाए, उसके लिए भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज हम करते हैं। ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए भी यही टेक्निक का यूज किया जाता है। अब देखिए, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड। अभी हमने पढ़ा इमिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट करना है। जो मिक्सअप नहीं है उन्हें हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो मिक्सअप है उन्हें कैसे सेपरेट किया जाए। तो इसके लिए जो टेक्निक होती है उसे बोला जाता है डिस्टिलेशन। अब इसमें करना क्या रहता है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पे एसीटोन और वाटर को लिया गया। यहाँ पर ये जो टेक्निक है बेसिकली काम करती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर जो 2 सब्सटेंस लिए गए हैं एसीटोन और वाटर, तो इन दोनों टेक्निक को इसलिए हमने यहाँ पर यूज करा है क्योंकि कंपैरिजन करें तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। तो बेसिकली होगा क्या, हमने यहाँ पर बीकर लिया, इसके अंदर हमने दोनों के मिक्सचर को डाल दिया गया है डिस्टिलेशन फ्लास्क में। अब इसके बाद इसे हीट करेंगे, तो हीट करने से टेम्परेचर राइज होगा। तो मान लेते हैं कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा और एसीटोन का जो यहाँ पर टेम्परेचर सपोज कर लेते हैं कि देखिए टेम्परेचर इसका मान लेते हैं कि 70 है बॉइलिंग पॉइंट, और वाटर का तो हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम इन दोनों में बात करें तो सबसे पहले कौन इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा, बॉयल होना, एसीटोन बॉयल होना स्टार्ट करेगा। इवेपोरेशन की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पर बॉइलिंग को बात करते हैं। तो बॉयल क्या होगा, पहले एसीटोन। तो एसीटोन के जो पार्टिकल्स थे जो कि अभी लिक्विड फॉर्म में था वो किस में बदलेगा, हीट लेकर गैसेस फॉर्म में बदल जाएगा। तो जैसे गैसेस फॉर्म में बदलेगा तो गैस ऊपर की तरफ जाती है, इसके बाद वह इस पास में यहाँ से पास होगी, और जब वह इससे पास होगी तो यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या होगा, जब वो गैस के पार्टिकल यहाँ आएंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से हम वाटर को पास करा रहे हैं और यहाँ से वाटर को आउट करा रहे हैं। तो बेसिकली होगा क्या, जब इस फनल से इस तरीके से यहाँ से जब यह गैस पास होगी एसीटोन जो कि गैसेस फॉर्म में, तो यहाँ से पानी को यहाँ से इन कराएंगे। तो पानी की वजह से ये जो गैसियस मॉलिक्यूल थे वह क्या करेंगे, वाटर से हीट को ले लेंगे। कितनी हीट को ले लेंगे, जितनी हीट उसने वेपराइजेशन के दौरान यूज़ करी थी, यानी कि बॉइलिंग के दौरान जो हीट यूज़ हुई थी जिससे कि वो किस में बदल गया, गैस में। तो अब अगर वो इतनी अमाउंट की हीट लेगा वापस किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। तो यह तो लिक्विड में बदल जाएगा और अपनी हीट किसे दे देगा, पानी को दे देगा। तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसलिए हम वाटर को आउट भी करते जाएंगे। तो यहाँ से देखिए वाटर, ठंडा पानी डालेंगे, यहाँ से जो वाटर निकलेगा वह गर्म निकलेगा, क्योंकि इस गैस के मॉलिक्यूल्स ने इस हीट को किसे दे दिया, वाटर को दे दिया। और यह वाटर कंडेंसर है, यानी कि वाटर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंडेंस कर रहा है किसको, इस गैस को। तो एसीटोन के पार्टिकल्स जो यहाँ पे गैसेस फॉर्म में, तो वो किस में बदल जाएंगे,
यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में बदल जाएंगे और हमारे पास में यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में एसीटोन इकट्ठा हो जाएगा। हम यहाँ पर जो हीटिंग है इसे तब तक जारी रखेंगे जब तक कि इनके बीच का जो डिफरेंस की बात करेंगे वो कितना बोला गया, 25 केल्विन। तो देखिए डिफरेंस की बात करें तो चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है वो इतना रहना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मैं अब इसके टेम्परेचर को 70 से 80 लेकर जाऊंगा तो भी सिर्फ एसीटोन ही बॉयल होएगा, 90 तक लेकर जाएंगे तो भी सिर्फ एसीटोन ही बॉयल होगा। तो इसका मतलब है वाटर कब बॉयल होगा, 100 डिग्री पर जाकर बॉयल होगा, तब तक सारा का सारा एसीटोन यहाँ से इवेपोरेट होकर यहाँ पर सेपरेट हो चुका होगा। तो इस टेक्निक के थ्रू हम 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं जब उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन से ज़्यादा रहा होगा। उस केस में हम इस डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। सो इसको क्या बोला जाता है, डिस्टिलेशन टेक्निक कहा जाता है। लेकिन अब सपोज करिए कि यहाँ पर 2 सब्सटेंस ऐसे हैं जिसके बीच में बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वह 25 केल्विन से भी कम है। अगर डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है तो उस केस में देखिए डिफरेंस 25 केल्विन से कम है और वो दोनों के दोनों लिक्विड मिसिबल हैं, यानी कि आपस में मिक्सअप है। अब उसी को भी फिर से हमें सेपरेट करना है। तो अब हम कैसे सेपरेट करें, तो इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमने क्या करना है, एक फ्रैक्शनल कॉलम को ले लिया। बिकॉज ऑफ दैट वी यूज फ्रैक्शनल कॉलम, दैट्स वाई इट्स नेम्ड एट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी कि डिस्टिलेशन तो वही है लेकिन फ्रैक्शन से हो रहा है, यानी फ्रैक्शन यानी कि एक तरीके से एक रेट से वहाँ पर फ्रैक्शन वाइज यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस को करेंगे। तो हमने इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसमें ग्लास की बीड्स को डाल देना, छोटे छोटे ग्लास की बीड्स को हमने यहाँ पर डाल दिया। अब देखिए होता क्या है, मान लेते हैं कि 2 लिक्विड हैं, एक ए है और एक बी है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 90 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए टेम्परेचर डिफरेंस तो 10 डिग्री सेल्सियस का और दोनों ही आपस में मिले हुए हैं। तो अब हम इसे कैसे सेपरेट करेंगे, अब देखिए हम जैसे इसे हीट अप करेंगे, हमने यहाँ पर हीट देना स्टार्ट किया तो टेम्परेचर जैसे ही 80 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा तो 80 पहुँचने के दौरान यहाँ से जो ए कॉम्पोनेंट है वह गैसेस फॉर्म में बदलेगा। जब ए कॉम्पोनेंट गैसेस फॉर्म में बदलेगा तो वो यहाँ ग्लास बीड से टकराएगा। तो जब यहाँ पर टकराएगा तो अपनी एनर्जी लूज करेगा और वापस यहाँ पर ड्रॉप आउट हो जाएगा, यानी कि वापस यहीं पर पहुँच जाएगा। यानी कि इसी डिस्टिलेशन फ्लास्क से शुरुआत करी थी, उसको गैसेस फॉर्म में बदला, इस ग्लास बीड से टकराया, वापस एनर्जी लूज हुई और वापस एनर्जी लॉस हुई तो वापस कहाँ आ गया, डिस्टिलेशन फ्लास्क में आ गया। अब हम टेम्परेचर को 85 तक लेके गए, तो 85 तक लेके जाएंगे तो ए के पार्टिकल फिर से इवेपोरेट होना चालू होंगे, यहाँ से बॉयल होंगे तो ये किस फॉर्म में बदलेंगे, वापस से गैसेस स्टेट में आएंगे। तो 85 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा तो कुछ ऐसे भी पार्टिकल होंगे ए के जो कि यहाँ से टकराएंगे, एनर्जी लूज होगी, एनर्जी लॉस होगी तो वापस नीचे आएंगे। लेकिन टेम्परेचर 85 पहुंच गया तो कुछ ऐसे भी होंगे जो कि इससे पास आउट हो गए होंगे। तो जैसे पास आउट हो जाएंगे तो वापस से यहाँ पर वैसी प्रोसेस के थ्रू कंडेंस होंगे और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इकट्ठा होना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे ही हम टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस को लेकर गए, अब 90 पर क्या होगा, हमारे दोनों ही कॉम्पोनेंट यहाँ पे बॉयल होना स्टार्ट कर देंगे और दोनों ही इवेपोरेट होंगे, यानी कि यहाँ से ए बी और बी भी दोनों ही निकलेंगे। लेकिन ए कितने पर बॉयल हो रहा था, 80 डिग्री सेल्सियस पर, बी कितने पर, 90 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब जैसे ही यहाँ पर टकराएगा तो 90 वाला पहले यहाँ पे टकराएगा, अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा तो ये वापस नीचे आ जाएगा। लेकिन 80 वाला जो 80 डिग्री सेल्सियस पर था उसको अब कितना टेम्परेचर मिल रहा है, 90। तो वो टकराएगा जरूर लेकिन धीरे धीरे होते होते उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन वह यहाँ से पास आउट कर जाएगा। तो इस तरीके से जैसे हम टेम्परेचर 95 लेकर जाएंगे तो 90 डिग्री सेल्सियस वाले भले ही नीचे गिर जाएं लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस वाले जो बॉयल हो रहा था ए कंपोनेंट यानी लिक्विड ए, वो यहाँ से पूरी तरह से सेपरेट हो गया होगा। इस टेक्निक के थ्रू हम यहाँ पर 2 मिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं जब उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या हो, 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन के कम रहा हो। तो ऐसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक कहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर बीड क्या काम कर रहा है, बीड प्रोवाइड करेगा सरफेस फॉर द वेपर, जो वेपराइज हो गई है गैस, जो वेपर फॉर्म में बदल गए उसको कूल करने के लिए और वापस से कंडेंस करके वापस नीचे भेज देगा। फिर से ये गर्म होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो ये टकराएगा, तो अगर ये पास कर गया तो ये सेपरेट हो जाएगा, पास नहीं करा तो ये वापस नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। अब गैस को एयर से गैसेस को भी कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, अलग करना है, इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए एयर है, एयर को पहले कंप्रेस करते हैं और उसे कूल करते हैं,
उसका प्रेशर बढ़ाकर और टेम्परेचर को घटाकर। तो एयर किस में बदल जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को कम कर देंगे और प्रेशर बढ़ा देंगे तो जो पार्टिकल है वो किस फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में। अब इसे हम धीरे धीरे गर्म करेंगे, किस मेथड के थ्रू, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में ही करेंगे। तो अब जिसका टेम्परेचर अकॉर्डिंगली टू टेम्परेचर अलग अलग गैस अपने आप ही सेपरेट होती चली जाएंगी। तो इस टेक्निक में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से ही यह पॉसिबल हो पाया। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखे, यहाँ पे बताया गया सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर। तो देखिए फिल्टर पेपर से हमने पहले तो एयर को पास कराया, इसको प्रेशराइज करा, हॉट एयर बदल जाएगी। हॉट एयर को जब यहाँ पर ठंडा पानी को यहाँ से पास करेंगे तो हीट एक्सचेंज हो जाएगी। अब ये गैस क्या होगी, एयर क्या होगी, ठंडी हो गई। कोल्ड कंप्रेस्ड एयर को अब हमने यहाँ पर पास किया तो सेपरेटर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ड्राई आइस की फॉर्म में आउट हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था इससे पिछले चैप्टर में सॉलिड से किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, और गैस से सॉलिड फॉर्म में बदल जाती है। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। तो यह सेपरेट हो गई। इसके बाद में हम यहाँ से एक्सपेंशन जेट से जब इसे पास करेंगे तो यहाँ पर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। तो यहाँ से अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट की वजह से अलग अलग गैस सेपरेट होती चली जाएगी और इस तरीके से हमारे जो गैस के कंपोनेंट हैं, एयर के अंदर जितनी भी गैसेस मौजूद थी वो सेपरेट हो जाएंगी। अब बात करते हैं प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। प्योर कॉपर सल्फेट को कैसे सेपरेट किया जाए इम्प्योर सैंपल से। तो बेसिकली इसमें जो मेथड यूज करा जाता है उसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड कैसे करा जाता है काम, इसे हम देखते हैं। देखिए कुछ अमाउंट का हम इम्प्योर कॉपर सल्फेट को लेंगे, उसमें मिनिमम अमाउंट वाटर को मिलाएंगे, फिल्टर दी इम्प्योरिटीज आउट। इम्प्योरिटीज जितनी फिल्टर हो सकती थी उसे हमने फिल्टर कर लिया। इवेपोरेट वाटर फ्रॉम दी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इवेपोरेट कर देंगे तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा आएगा, सैचुरेटेड आ जाएगा। अब हमें इसे ढक देना है और रख देना है अनडिस्टर्ब। उसके बाद में ये ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद में किस फॉर्म में बदल जाएगा, क्रिस्टल्स की फॉर्म में बदल जाएगा। और क्रिस्टल की फॉर्म में जब ये बदलेगा तो इसमें जो गंदगी होगी वो अलग हो जाएगी और क्रिस्टल प्योर फॉर्म में यहाँ पर मिलेंगे, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। सो यह किस लिए यूज करा जाता है, प्योरीफाई सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, इवेपोरेशन से भी सेपरेट हो जाता है। लेकिन टू रिमूव दिस इंप्योरिटी क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक बेटर है इवेपोरेशन से। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल। तो वहां पर क्या फॉर्म कर देता है, क्रिस्टल फॉर्म कर देता है प्योर सॉलिड के फ्रॉम अ सोल्यूशन। तो क्रिस्टलाइजेशन बेटर होगी सिंपल इवेपोरेशन से, क्योंकि इवेपोरेशन के दौरान सिर्फ वाटर इवेपोरेट होगा जबकि सॉल्ट के अंदर बाकी इंप्योरिटी इसी फॉर्म में रहेंगी। सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट चेयर्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। सम इंप्योरिटीज मे रिमेन dissolved in the solution even after filtration। तो इसलिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन इंस्टेड ऑफ इवेपोरेशन। एप्लीकेशन क्या है, प्योरीफाई करना सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम। देखिए फिटकरी भी हम देखते हैं क्रिस्टल फॉर्म में भी हमें मिलती है इम्प्योर सैंपल से। तो ये भी टेक्निक क्या रहती है, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे घरों में जो वाटर होता है वह किस तरीके से प्योर किया जाता है। यहाँ पर रिजर्वायर है, इसमें देखिए इसके बाद में टू अलाउ सॉलिड्स टू सेटल डाउन। इसे एक टैंक है जिसमें कि इस पानी को छोड़ दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद जो पार्टिकल्स जिसका साइज ज़्यादा रहेगा वो अपने आप ही नीचे बैठ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या सॉलिड अपने आप नीचे बैठ जाएगा, जिसलिए इसका नाम क्या दिया, सेडिमेंटेशन टैंक। अब क्या करा जाएगा, अगले टैंक का नाम है लोडिंग टैंक। इसमें क्या करा जाएगा, कुछ ऐसी इंप्योरिटीज होंगी जो कि सेपरेट या सेटल डाउन नहीं होती, तो उन्हें इंप्योरिटीज को लोड किया जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस डाले जाएंगे जिसकी वजह से वो इंप्योरिटीज क्या हो जाए, नीचे बैठना स्टार्ट कर दे, यानी जबरदस्ती उसे हम नीचे बिठाएंगे। तो वो कौन सा टैंक हुआ, लोडिंग टैंक। टू सेडिमेंट दी सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, यानी इंप्योरिटीज है तो उसे नीचे बिठाने के लिए इस टैंक का यूज किया, लोडिंग टैंक। इसके बाद इसे वाटर जो है इसे फाइन सैंड ग्रेवल और कोर्स ग्रेवल से पास करेंगे, यानी कि बड़े पत्थर छोटे पत्थरों से पास करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फिल्टर होकर साफ पानी हमें मिलेगा। लेकिन उसके बाद में इसमें एक और प्रोसेस से जाना होता है जिसका नाम है क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में क्या करता है, क्लोरीन को पास किया जाता है, इनकी टैबलेट फॉर्म में ये क्लोरीन की गोलियां आती हैं, तो इसे पानी में डाल दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है, बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं। इसके बाद ये पानी हमारे घरों में आ जाता है। तो इस तरीके से इसमें हमें जो पानी है वह प्योर फॉर्म में हमें मिलता है। अब बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की। तो देखिए पिछले चैप्टर्स में भी, इससे पिछली क्लासेज में भी हम इस बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए फिजिकल चेंजेस कौन से चेंज होते हैं, या फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें ऑब्जर्व होती है, दिखती हैं। केमिकल चेंजेस में जो प्रॉपर्टीज हैं वो बदल जाती हैं। तो देखिए हमें क्या समझना होता है इसमें, इंटर कन्वर्जन ऑफ अ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज। अगर हम किसी भी
किसी भी सब्सटेंस की स्टेट्स को वापस से बदल सके तो वो कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज। एग्जांपल वाटर। तो देखिए वाटर लिक्विड फॉर्म में है, ठंडा कर देंगे देखिए सॉलिड फॉर्म में बदल जाएगा, और गर्म कर देंगे गैसेस फॉर्म में बदल जाएगा। अगर इस गैस को वापस से कंडेंस करें तो वाटर मिल जाएगा, यानी ये कौन सा चेंज हो गया? ये हमारा फिजिकल चेंज हो गया। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, हम वापस से उसे इंटर कन्वर्स नहीं कर सकते, यानी कि वह प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता। बोथ अब जैसे कि यहाँ पर बताया गया है बिकॉज दिस चेंजेस अगर विदाउट अ चेंज इन दी कॉम्पोजिशन, तो यहाँ पर बेसिकली होता है क्या, उसकी कॉम्पोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आता है, जबकि केमिकल नेचर में ये चेंजेस हो जाते हैं, यानी केमिकल चेंजेस में ऐसा हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर हमने पेपर को ले लिया या ऑयल को ले लिया, इसे जला देंगे तो देखिए क्या हम इसे वापस से ऑयल या पेपर पा सकते हैं? तो ऐसा हमारे पास नहीं होगा। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड। देखिए वाटर और कुकिंग ऑयल दोनों ही लिक्विड है, बट इनके केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि उनके ऑर्डर अलग है, इन्फ्लेमेबिलिटी यानी कि ज्वलनशीलता अलग अलग है। ऑयल को अगर हम एयर में बर्न करेंगे, वेयरएज वाटर को अगर हम करें तो देखिए एयर ऑयल बर्न्स इन एयर, ऑयल क्या है, जल जाएगा, जबकि पानी क्या करता है, आग बुझाने का काम करता है, यानी कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। ड्यूरिंग द प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। यदि दो सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं और केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आ जाए तो हम कहेंगे कि कौन सा चेंज हो गया? वो केमिकल चेंज हो गया। तो हमें समझ में आ गया कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या फर्क रहता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, अगर हम बात करें रस्टिंग ऑफ अलमीरा, तो रस्टिंग ऑफ अलमीरा क्या है? केमिकल चेंज है, इस पर रस्ट लग गया, यानी कि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की लेयर यहाँ पर आ गई, कोरोड कर देगी। क्या हम वापस से रस्टिंग को बदल सकते हैं? तो नहीं, हम इसे सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को। अब बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब हमने यहाँ पर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था, तो देखिए प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं, तो इन्हें बेसिकली दो पार्ट में बांटते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। जो अभी हमने बात करी थी NaCl की स्टार्टिंग में, तो हमने बोला था यह सोल्यूशन है, प्योर कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड प्योर है, हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसके एलिमेंट की बात करें तो इसमें सोडियम और क्लोरीन अलग अलग दो एलिमेंट हैं। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि देखिए रॉबर्ट बॉयल वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने की टर्म एलिमेंट को बताया 1661 में। उसके बाद में लेवोजियर, अ फ्रेंच केमिस्ट, वर द फर्स्ट, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा और डेफिनेशन दी एलिमेंट की। ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। ये मैटर की वह बेसिक फॉर्म है जिसे हम और ज़्यादा फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस में। एलिमेंट कैन नॉर्मली डिवाइडेड इनटू, अब एलिमेंट्स को हम बांट सकते हैं, बांटने का मतलब इसे अलग अलग कैटेगरी में दे दिया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। और यह हम क्लास 10th का टॉपिक है जिसमें कि हम मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। फिलहाल में मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है एक बार देख लेते हैं। इसमें साइन होती है, इसका अपना कलर होता है गोल्डन, येलो और सिल्वरी ग्रे बेसिकली कलर होता है। यह हीट को कंडक्ट कर सकता है, इवन इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है। दे आर डक्टाइल, मेटल डक्टाइल होते हैं, यानी कि अगर हम इसे खींच के वायर की फॉर्म में बदलना चाहें तो ये बदल जाते हैं। इवन जो हमारा गोल्ड होता है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल भी होता है। मेलिएबल भी होता है, यानी कि हम इसे पीट पीट के पतली पतली थिन शीट में भी बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम की फॉइल। दे हैव सोनोरस, यानी कि वह अगर इस पे हिट करेंगे तो वह आवाज़ भी करते हैं। तो कुछ मेटल्स की बात करी गई है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। देखिए मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। देखिए मेटल तो अगर हम आयरन को भी हीटअप कर दें तो यह भी लिक्विड फॉर्म में बदल सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर की। तो मरकरी क्या है? पारा, यानी कि हमारा जो थर्मामीटर में फिल्ड अप रहता है, इसका सिंबल क्या है? Hg। तो यह रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल ठीक मेटल से अपोजिट होते हैं, इनके कलर्स में वैरायटी होती है, यह हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। ग्रेफाइट हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। डायमंड की बात यहाँ पर नहीं। डायमंड क्या है? ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। बेसिकली जो नॉन मेटल होते हैं वो हार्ड नहीं होते, लेकिन डायमंड क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। दे हैव नॉट लस्टरस, सोनरस एंड मेलिएबल। ये मेलिएबल भी नहीं होते, ना ही सोनरस होते और ना ही ज़्यादा लस्टर, यानी इनमें चमक भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन, ज़्यादातर गैसेस क्या है? नॉन मेटल है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सारे क्या है? नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए मेटलॉइड्स किसे बोलते हैं? जो जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में रहती है उन्हें मेटलॉइड बोलते हैं। जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि कहाँ यूज होते हैं? हमारे मोबाइल फोन में, और यानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इसका ज़्यादा यूज रहता है। अब देखिए मोर टू नो, आज के टाइम में 118 एलिमेंट, ये बुक के हिसाब से प्रीवियस एडिशन है, तो देखिए आज के टाइम में 118 एलिमेंट
डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिसमें 94 के करीब ऐसे एलिमेंट हैं जो कि नेचुरल है और 24 एलिमेंट ऐसे जो कि मैन मेड है। टोटल हो गए 118। सो 92 इसके अकॉर्डिंग अब कितने 94 और बाकी कितने मैन मेड है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट, ज़्यादातर एलिमेंट सॉलिड है। 11 एलिमेंट ऐसे जो कि गैसियस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। 2 मेटल की बात करें, 2 एलिमेंट्स की, मरकरी और ब्रोमीन। देखिए ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। तो ये नॉन मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और मरकरी होता है मेटल रूम टेम्परेचर पे। एलिमेंट गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैलियम और सीजियम क्या हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं। टेम्परेचर कितना है, 303 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो 273, माइनस कर देंगे और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो यहाँ से समझ में आया प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी पहली किस में बदल जाते हैं, एलिमेंट में बदल जाते हैं। एलिमेंट कैसे, जैसे ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल है लेकिन बना किससे, ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। तो एलिमेंट क्या हो गया इसमें, ऑक्सीजन। सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है। तो इस तरीके से एलिमेंट हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड क्या है, वो सब्सटेंस है जो कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिले तो होते हैं लेकिन केमिकली कंबाइंड होते हैं और एक फिक्स प्रोपोर्शन में भी कंबाइंड रहते हैं। तो यहां से हमें समझ में आया मिक्सचर और यहां से हमें समझ में आया एलिमेंट और कंपाउंड का। जैसे कि NaCl क्या है, एक कंपाउंड है जिसमें कि सोडियम और क्लोरीन एक केमिकली जुड़े हुए हैं बॉन्डिंग के थ्रू। अब बॉन्डिंग आयनिक भी हो सकती है, कोवेलेंट भी हो सकती है। तो यहां से हमें समझ में आया सोडियम क्लोराइड। जैसे वाटर की बात करें, इट इज ऑल्सो मॉलिक्यूल। तो अब देखिए ये क्या है, ये कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से प्योर एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंस को किस में बांट दिया गया, एलिमेंट एंड कंपाउंड में बांट दिया गया। हम यहाँ पे मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए मिक्सचर क्या होता है, इसमें एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। इसमें कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, जबकि कंपाउंड का एक केमिकली मिक्सअप होता है, इसलिए यहाँ पर न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है। इसमें जो कॉम्पोजिशन वेरिएबल हो सकती है लेकिन कंपाउंड के केस में क्या जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स रहती है। मिक्सचर जो है, जो हमने मिक्स किया गया है सब्सटेंस है, तो उसकी अलग अलग कंपोनेंट की अपनी प्रॉपर्टी शो ऑफ करते हैं, लेकिन जब वो कंपाउंड बन जाते हैं तो इनकी अलग अलग ना होकर एक ही प्रॉपर्टी ये शो ऑफ करते हैं। इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड के थ्रू, जबकि कंपाउंड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस कराकर हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मिक्सचर और कंपाउंड के बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म दे रखी है कम्बस्टिबल। कम्बस्टिबल का मतलब होता है वैसे सब्सटेंस जो कंबसन कर सकें, यानी कि जो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हीट हम बात करें, यानी कि वह ऑक्सीजन को लेकर क्या कर सकते हैं, कंबसन रिएक्शन शो कर सकते हैं, यानी कि हीट की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में एनर्जी को आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर को, यह चैप्टर हमारा यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड समझ लिया हमने। अब मिक्सचर एंड कंपाउंड के बीच का डिफरेंस देख लिया। अब देखिए यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में बता रखा है। देखिए मैटर जो कि हमारे सॉलिड लिक्विड गैस था, जिसके अलावा प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन भी 2 स्टेट थी, लेकिन हम इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए सॉलिड लिक्विड गैस को 2 पार्ट में बांटा गया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मिक्सचर को 2 पार्ट में, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस में हमने समझा था सस्पेंशन और कॉलोइडल के बारे में समझा था, और यहाँ पर हमने सस्पेंशन के बारे में समझा था। एग्जाम्पल देखिए हेट्रोजीनियस का, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल। देखिए यहाँ पे शुगर विद वाटर नहीं है, शुगर एंड सॉल्ट है, तो ये भी क्या है, हेट्रोजीनियस। पानी में अगर चीनी मिली है तो ये क्या है, होमोजीनियस। तो ये क्या है, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। एलिमेंट हमने समझा जिसे हम और फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे कॉपर एक अपना एलिमेंट है, ऑक्सीजन अपना एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन अपना एक एलिमेंट है, आयरन अपना एलिमेंट है, हाइड्रोजन, मरकरी। जबकि कंपाउंड क्या होता है, जिसमें यही एलिमेंट आपस में मिक्सअप होकर एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स होकर नया फॉर्म करते हैं, जैसे कि वाटर। वाटर क्या है, कंपाउंड है, H2O, 2 अलग अलग एलिमेंट के मिक्सचर से बना हुआ है, लेकिन एक प्रॉपर फिक्स प्रोपोर्शन में ही ये मिक्सअप होते हैं। यानी कि अगर मैं पानी में से एक बूंद यहाँ से वाटर की निकालता हूँ तो ये इसमें हाइड्रोजन अलग नहीं मिलेगा, हमें H2O ही यहाँ पर मिलेगा। तो ये क्या, हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते, केमिकल मेथड के थ्रू ही इसे सेपरेट किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्योर सब्सटेंस। सो बेसिकली मिक्सचर क्या है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का मिक्सअप होना है एनी प्रोपोर्शन में। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, मिक्सचर को बांट सकते हैं प्योर सब्सटेंस यूजिंग कैन बी सेपरेटेड। मिक्सचर को सेपरेट करा जा सकता है अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू, जिसमें हमने सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ी, हमने जिसमें
क्रोमेटोग्राफी पढ़ी। सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट रहता है। कंसंट्रेशन की बात करें तो हमने पढ़ा था कि ऊपर हमेशा न्यूमरेटर में सॉल्यूट रहेगा और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन रहेगा। मटेरियल जो कि सॉल्वेंट इनसॉल्युबल है, हैविंग पार्टिकल विच आर विजिबल इन नेकेड आई, तो हमने यहाँ पर समझा सॉल्यूशन के बारे में। सस्पेंशन में क्या होता है? जिसके पार्टिकल को हम देख सकते हैं और वो कैसा होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहता है। कोलोइडल क्या है? दिखता होमोजीनियस लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? हेट्रोजीनियस। इसके पार्टिकल का साइज इतना छोटा रहता है लेकिन इतना भी नहीं कि वो स्कैटर ना कर सके, यानी कि इसमें स्कैटरिंग होती है। बीम ऑफ लाइट यहाँ पर विजिबल रहती है। प्योर सब्सटेंस को बांटा गया एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट उसे बोला गया जिसको कि हम और ज़्यादा फर्दर छोटा नहीं कर सकते। कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस को बोला गया जिसमें कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट तो मिलते हैं लेकिन एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही मिक्सअप होते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर इस चैप्टर में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।